Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Naseem Zulfikar and today we are going to discuss another lecture of MD-CAT English. और आज मैं MD-CAT 2023 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था रिकंडक्टेड बाय DUHS, तो इसके पेपर को जो है सॉल्व करूँगा। जो इसके MCQs हैं तो JSMU की तरफ से जो पेपर हुआ था उसको तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है MD-CAT पास पेपर्स की प्लेलिस्ट में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो है वो डाओ के रिकंडक्ट पेपर जो इंग्लिश का है उसके भी जो है वो MCQs को मैं सॉल्व कर दूं और उसको एक्सप्लेनेशन भी उसकी कर दूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 22 सितंबर को 22 सितंबर 2024 को दोबारा से पेपर हमारा होने वाला है MD-CAT का 2024 का। तो उसके लिए जस्ट एक लास्ट लेक्चर जो है मैं बनाने लगा हूँ इंग्लिश सेक्शन के लिए। बाकी तमाम लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं। और अगर आपको MD-CAT के पास पेपर्स की प्लेलिस्ट या PDF चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 030021522272। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आई विल सेंड यू द PDF ऑफ MD-CAT पास पेपर्स एंड नोट्स एज वेल। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट तो टोटल MCQs यहाँ पर आपको पता है 16 MCQs होते हैं। तो हर MCQs की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा यहाँ पर। फर्स्ट है कि ही हैज़ अ लोकेशियस नेबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकेशियस। तो ये सिनोनिम है। तो ही हैज़ अ लोकेशियस नेबर, तो मीनिंग जो है लोकेशियस की ये पूछ रहे हैं। तो वेरी लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी। ठीक है, जो शख्स बहुत ज़्यादा बातें करे, जो बहुत ज़्यादा बातूनी, उसको लोकेशियस कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, टॉकेटिव, इन्फ्यूरिएटेड, हेल्पफुल, जेलियस। ठीक है, तो इसमें टॉकेटिव हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। तो दिस विल बी द करेक्ट वन, टॉकेटिव। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सेकंड टॉकेटिव का मतलब यही होता है बातूनी या बात करने वाला, द वन हु टॉक्स सो मच। द सेकंड MCQ इज इफ यू ट्रस्ट मी विद दिस टास्क यू डैश इट टर्म टाइमली। तो ये कंडीशनल सेंटेंस जो कि इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ यू ट्रस्ट मी विद दिस टास्क यू डैश इट डन टाइमली। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास जो है दिस इज द फर्स्ट कंडीशनल। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो फर्स्ट कंडीशनल में आप जानते हैं कि इफ़ लगता है, इफ़ के साथ हमारे पास जो क्लॉज आता है, पहला कंडीशन का क्लॉज वो आता है प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। और जो सेकंड क्लॉज हमारे पास आता है कॉमा के बाद वो आता है फ्यूचर सिंपल में। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में आता है। फ्यूचर सिंपल टेंस जैसे कि आप जानते हैं विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इफ़ यू ट्रस्ट मी विद दिस टास्क तो ये हो जाएगा यू विल गेट इट डन टाइमली। तो विल गेट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो ये काम जो है वो वक्त पर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा, दिस इज फर्स्ट कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपको अपने प्रॉपर करने हैं टेस्ट से पहले तक, ताकि आपके नंबर आ सकें। और लाजमी एंटी टेस्ट में कंडीशनल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैंने लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पर, यू कैन इजीली गो एंड वॉच। थर्ड MCQ है चूज द करेक्ट सेंटेंस। और इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू पंक्चुएट, हमें जस्ट पंक्चुएट करना है। 4 ऑप्शंस हैं। तो ईमान सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, और ये चारों सेम सेंटेंसेस हैं। इट मींस जस्ट पंक्चुएशन मार्क्स हमारे पास डिफरेंट हो रहे हैं। तो यहाँ जो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस हमारे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्टली पंक्चुएटेड है कि ईमान सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। तो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सारी चीज़ें एप्रोप्रिएट लगी हुई हैं। चूँकि सेंटेंस हमारे पास ये एक्सक्लेमेटरी है, दैट्स वाई देयर मस्ट बी अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि तमाम जो जुमलों में कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई मिस्टेक इसके अंदर मौजूद है। क्वेश्चन 4 भी सेम इसी तरह से है बेटा कि जस्ट यू हैव टू अगेन पंक्चुएट द सेंटेंस। तो पंक्चुएशन करनी है और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रही है। किंजा सेड हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू अराइव, तुम्हें कितना वक्त लगेगा आने में। ठीक है, तो अब देखें सेकंड वाला बी वाला तो इसलिए खत्म हो गया चूंकि इसमें कॉमा नहीं है, दैट्स वाई बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं है, तो सी भी इनकरेक्ट। डी है किंजा सेड इन हाउ लॉन्ग विल यू अराइव। और अच्छा, ए और डी में दोनों में पंक्चुएशन मार्क तो करेक्ट है, लेकिन डी जो है इन हाउ लॉन्ग विल यू अराइव इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा। सेंस बन रहा है ए ऑप्शन का, किंजा सेड हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू अराइव, तो मतलब तुम्हें कितना वक्त लगेगा आने में, अराइव होने में। ठीक है, दैट्स वाई ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। फोर्थ का क्वेश्चन 5 है क्लीनिंग स्टाफ। क्वेश्चन 5 है क्लीनिंग स्टाफ डैश द एरिया टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। क्लीनिंग स्टाफ ने उस एरिया को डैश कर दिया कोरोना वायरस की स्प्रेड को, उसके फैलाव को रोकने के लिए।
अब यहाँ डिमोलिश्ड है, डिकॉन्टिमिनेटेड है, इवैक्यूएटेड है, स्केल्ड है। डिमोलिश मतलब तबाह करना, तो ये सेंस नहीं बन रहा कि तबाह नहीं किया जाएगा एरिया को कोरोना वायरस को रोकने के लिए। स्केल्ड मतलब होता है नापना, नापने की जरूरत नहीं है, नापने से जाहिर सी बात है स्प्रेड, कोरोना वायरस की स्प्रेड जो है वो तो नहीं प्रिवेंट होगी। अब इवैक्यूएटेड है और डिकॉन्टिमिनेटेड है, ठीक है। तो अगर क्लीनिंग स्टाफ इवैक्यूएट करेंगे उस एरिया को, तो इवैक्यूएट करना मतलब होता है खाली करना, तो खाली करने से भी कोरोना वायरस वो वहाँ से ख़त्म नहीं होगा। तो बेहतर क्या होगा, वहाँ पर स्प्रे वगैरह करके उसको डिकॉन्टेमिनेट किया जाए। तो डिकॉन्टेमिनेट का मतलब क्या होता है, मीन्स जरासीम वगैरह को वहाँ से ख़त्म करना, वायरसेस वगैरह से उस जगह को पाक करना, साफ करना। डिकॉन्टेमिनेशन का मतलब यही होता है। क्वेश्चन 6 है, आइडेंटिफाई द एरर, इफ़ यू फोकस ऑन योर वर्क इट इज़ डन इफेक्टिवली। अगर तुम अपने काम पर फोकस करोगे तो ये हो जाएगा अच्छे से। तो बेटा देखिए अगेन ये ऊपर जो सवाल किया उसी की तरह से, दिस इज एक्चुअली अ फर्स्ट कंडीशनल। अब चूंकि फर्स्ट कंडीशनल है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो पॉसिबल फ्यूचर आउटकम है ऑफ अ प्रेजेंट एक्शन, तो इसमें जो रिजल्ट वाला क्लॉज होता है वो इज डन से नहीं बनेगा, वो इट विल बी डन इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इज डन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इट विल बी डन इफेक्टिवली। तो सी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये एरर है हमारे पास, तो इज डन नहीं होगा, इसकी जगह पर इट विल बी डन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाता। 7th है, दिस इज लिटरली थिंकलेस स्टफ, आई डैश नेवर टेक इट अगेन। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेकार शय है, मैं इसको दोबारा कभी नहीं लूँगा। तो मैं दोबारा कभी नहीं लूँगा, तो आई विल नॉट हो जाएगा सिंपल, तो आई विल नेवर टेक इट अगेन, मैं दोबारा उसको कभी नहीं खरीदूंगा या कभी नहीं लूँगा। तो 7 का ऑप्शन का विल हो जाएगा। 8th MCQs है, द शॉपकीपर टोल्ड द बॉय दैट इफ ही डिड नॉट टेक हिमसेल्फ ऑफ ही डैश कॉल द पुलिस। तो शॉपकीपर ने कहा लड़के से कि अगर वो यहाँ से फरार नहीं होगा तो वो पुलिस को कॉल करेंगे। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि डिड नॉट टेक हिमसेल्फ ऑफ, ये पास्ट टेंस है, तो ये टेंस हमारे पास पास्ट चल रहा है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिहाज से तो, और यहाँ कंडीशनल भी आ रहा है, इफ ही डिड नॉट, तो क्या पास्ट डेफिनेट आया इफ के साथ, तो यकीनन हमारे पास अगला जो क्लॉज आएगा वो वुड या माइट इस तरह से आएगा। तो अच्छा इसमें ये भी इस तरह से आ रहा है कि अगर वो नहीं जाएगा तो वो कॉल करेगा, तो शायद, या एक तरह से प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, तो ही माइट कॉल द पुलिस, तो इस तरह से होगा बी ऑप्शन, माइट कॉल द पुलिस। मे नहीं होगा चूंकि मे हमेशा हमारे पास प्रेजेंट में लगता है, तो डेट्स वाइज का जो है वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन 8 का। इसी तरह से क्वेश्चन 9 आते हैं, चेंज इनटू सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करना जो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन, तो इसका सिंपल पास्ट तो आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। शी वॉज अ ब्यूटीफुल वुमेन, वो एक खूबसूरत औरत थी। तो ये जो आपके पास टेंस लिखा हुआ था किस टेंस में था, दिस इज इन प्रेजेंट सिंपल, तो हमने इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया, दैट्स रियली इजी। 10th है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट, व्हाट आर यू डूइंग हियर अली, आई हैव नॉट सीन यू सिंस जून। किस तरह का सेंटेंस है, सेंटेंस की टाइप बतानी है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो अली, मैंने तुम्हें जून से नहीं देखा, ठीक है। आई हैव नॉट सीन यू सिंस जून, तो यहाँ नॉट आ गया, चूंकि व्हाट आर यू डूइंग हियर अली आ गया, तो ये चूंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये सेंटेंस हमारे पास कैसा हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, सिंपल सवालिया जुमला है, तो इसका ए ऑप्शन इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क जब भी आता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज। कंप्लीट करना है सेंटेंस को, वर्ड्स को, एप्रोप्रिएट वर्ड्स को लगाकर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से है ये। 11 है, द डैश डिसाइडेड टू चेंज एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन पॉलिसी। तो डैश ने डिसाइड किया कि वो तो जो एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन पॉलिसी उसको तब्दील कर दे, तो यहाँ पर प्रिंसिपल होना चाहिए। अब प्रिंसिपल की 2 स्पेलिंग हो, देखो सी और डी तो होता ही नहीं है, ठीक है, वरना अच्छा ये दोनों ए और बी दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन ए बी वाले जो स्पेलिंग है PLE वाला प्रिंसिपल, ये असूल को कहते हैं ना, और ये जो प्रिंसिपल होता है ए वाला, इसका मतलब होता है किसी स्कूल या कॉलेज का सरबराह, दैट्स वाई द आंसर विल बी ए, प्रिंसिपल। ठीक है, तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा, प्रिंसिपल पे मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ करेक्ट आंसर को। 12th है, नॉट ओनली वॉज फंदा अटेंडिंग द पार्टी डैश होस्टिंग इट। अब आप देखें सिंपल एक चीज़ आप जानते हैं कि जब भी नॉट ओनली आता है ना, जब भी नॉट ओनली आता है तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो किसका बनता है, बट ऑल्सो का। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है,
तो नॉट ओनली वॉज फंदा अटेंडिंग द पार्टी बट ऑल्सो होस्टिंग इट, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन हमेशा आप याद रखिएगा, तो बट ऑल्सो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 12 हो गया। क्वेश्चन 13 देखते हैं। ऑन द टेस्ट डे शी फॉरगॉट हर डैश एट होम, टेस्ट के दिन वो भूल गई अपना डैश घर पे। तो स्टेशनरी मतलब भूल गई टेस्ट के दिन। अब स्टेशनरी देखो, सी और डी स्पेलिंग तो स्टेशनरी की होती नहीं है, लेकिन ए और बी ये दोनों स्पेलिंग स्टेशनरी की होती है। ये जो पहला वाला स्टेशनरी होता है ना, ये रेस्ट वाला होता है, मतलब साकिन वाला। जैसे रेस्ट, किसको चीज़ अगर रेस्ट में तो बोलते हैं स्टेशनरी पोजीशन में, तो वो ARY से बनता है। और जो ज्योमेट्री बॉक्स वाले स्टेशनरी होता है ना, ज्योमेट्री में जो स्टेशनरी आइटम होता है, स्टेशनरी बॉक्स होता है, उसमें एंड में ERY आता है। तो ये स्लाइड से एक डिफरेंस होता है, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्टेशनरी हमारे होना चाहिए। तो स्टेशनरी के ए और बी दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, बट डिफरेंस ये है कि एक जो है वो स्टेशनरी बॉक्स वाला है और एक रेस्ट वाला स्टेशनरी है। सही है, दोनों की स्पेलिंग सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। क्वेश्चन 14 द डैश ऑफ गोइंग ऑन वेकेशन वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग फॉर द फैमिली। तो जो प्लान था वेकेशन पर जाने का फैमिली का, वो बहुत एक्साइटिंग था फैमिली के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है प्लान या इरादा, मंसूबा। तो जो इरादा था पिकनिक पर जाने का, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था फैमिली के लिए। पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, एंग्जाइटी, ये सब नहीं होगा। 15th है द डॉक्टर्स डैश लेड टू द पेशेंट्स डेथ। डॉक्टर की डैश जो है वो पेशेंट की मौत की वजह बनी। तो यहाँ पर नाउन आना चाहिए, दैट इज नेग्लिजेंस। तो क्या देखो, ये नेग्लेक्टिंग ये हमारा वर्ब है, ये नहीं हो सकता। इस तरह से नेग्लेक्टेड ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता। नेग्लिजेंट ये हमारे पास एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं आना था, यहाँ नाउन आना था। तो नाउन यहाँ पर आएगा, दिस इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है नज़रअंदाजी, या फिर किसी चीज़ को सरसरी तौर पर देखना या नज़रअंदाज करना, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चंस हमारे पास जो आ रहे हैं बेटा, वो आ रहे हैं साइनोनियम है। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब जो ये वर्ड्स हैं, आपको उनके साइनोनियम बताने से, एपैथी है, इसका साइनोनियम क्या बनेगा? अब देखो, अपैथी, पाथ के मतलब या पैथी के मतलब क्या होता है? एहसास। ठीक है, तो पैथी का मतलब सिंपल क्या होता है हमारे पास? एहसास होता है। जैसे सिंपैथी किसी का एहसास करना, एम्पैथी किसी का एहसास करना, टेलीपैथी अपने एहसास को दूसरों तक पहुंचाना। पैथी मतलब होता है एहसास, और अगर उससे पहले ए हम लगा देना तो ए मतलब हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव रूट होता है। जैसे कि असिमेट्रिकल मतलब नॉट सिमेट्रिकल। तो अपैथी मतलब जिसमें पैथी ना हो, जिसमें एहसास ना हो, समथिंग विच विदाउट फीलिंग या लैक ऑफ फीलिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम सिनोनियम जो है ना वो बना सकते हैं इजीली ना, मीनिंग्स इंग्लिश के इस तरह से हम ब्रेक करके हम इजीली बता सकते हैं कि इस वर्ड की मीनिंग क्या बनेंगे। अगर चाहे आपने ज़िंदगी में कभी ये वर्ड ना पढ़ा हो, स्टिल आप उसको बता सकते हैं कॉमन सेंस के थ्रू अपने। 17 रस्टिक। अब तो रस्टिक का वर्ड निकला रस्ट से। अब रस्ट का मतलब क्या होता है? जंग। अब जंग किस चीज़ पर लगता है? लोहा जब बहुत पुराना हो जाता है तो जंग लग जाता है। तो रस्टिक किसी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो बहुत पुरानी हो, जो बहुत ओल्ड फैशन हो। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से इसका 17 का। इसी तरह से नेक्स्ट है क्रूक्ड। क्रूड का मतलब होता है किसी चीज़ का बेंट हो जाना या अपनी शेप को तब्दील कर लेना। जैसे कपड़ा है, कपड़ा जब ड्रेसेस हैं, आपके क्लोथ्स हैं, वो इस्त्री नहीं किए जाते हैं तो वो क्रूक्ड हो जाते हैं, मतलब उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ लग जाती हैं। तो क्रूक्ड मतलब होता है रिंकल्ड, जिसमें रिंकल्स लगे हों या झुर्रियाँ लगी हों। ठीक है बेटा, तो ये सारे हमारे पास MCQs थे MD-CAT 2023 के डाउ के रिकंडक्ट के पेपर के, जो मुझे सॉल्व करने थे। तो फाइनली मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से मैंने 2009 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर्स हैं MD-CAT के, इंग्लिश के और केमिस्ट्री के, इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इन तमाम लेक्चर्स को मेरे, ताकि आप एंड टाइम पर आप रिवीजन कर सकें और अपने तौर पे आप जो है वो तैयारी कर सकें। तो तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक अपने एंट्री टेस्ट के लिए, जो 22 सितंबर को होने वाले ऑल ओवर पाकिस्तान। और यकीनन आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, इससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा और आप अच्छे नंबर्स गेट कर पाएंगे। और अगर आपको लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए आपको MD-CAT के पास पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, ऑथेंटिक पास पेपर्स जो 100% ऑथेंटिक हैं, तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर को आप सेव कर लें। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं विद अ वेरी मिनिमल कॉस्ट आपको जो है वो PDFs तमाम पास पेपर्स के प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।
अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।